नमस्ते भैयाओ। आज के इस वीडियो प्रसारण कार्यक्रम में मैं एक नए विषय के साथ में पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रहा था भारतीय संविधान में वर्णित प्रमुख मूल अधिकार, और उसमें अपन ने पिछले 3-4 अधिकारों को विश्लेषण किया था, जिसमें पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आज जो अगला अधिकार है 5वें नंबर का, उसका अपन अध्ययन करेंगे 5वें और 6ठे नंबर के अधिकार में। तो देखते हैं 5वां जो मूल अधिकार है जो संविधान द्वारा हमें प्राप्त है, उसमें वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 5वां मूल अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार, और इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 29 एवं 30 के अंतर्गत किया गया है। तो अपन देखते हैं कि इस संदर्भ में हमें क्या अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले इसमें 2-3 प्रकार के अधिकार बातों को इसमें समाहित किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा की गई है, और दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का भी अधिकार दिया गया है, और एक शिक्षा का अधिकार सभी नागरिकों के लिए था। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार होगा। इस तरह राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति वर्ग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। अर्थात इसमें 2 बातें हैं कि जो भी नागरिक है भारत का, उसको अपनी भाषा, लिपि या अपनी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसको बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा, तथा किसी भी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने के लिए प्रवेश लेने हेतु वहाँ किसी प्रकार का कोई मापदंड नहीं होगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी बालक के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात इसी में ही है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार स्वयं की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनके संचालन संबंधी सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे देश के अंदर यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय निवास करता है तो उसे अपनी भाषा और संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए अपने स्वयं की शिक्षण संस्थाओं को वो संचालित कर सकता है, और नई नई प्रकार की संस्थाएं वो खोल सकता है। उसकी संपूर्ण व्यवस्था, नियम कानून बनाने का उसको अधिकार होगा। साथ ही इस संचालन व्यवस्था में राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कई बार समय समय पर इस प्रकार की जो संस्थाएं होती है
तो राज्य सरकार उनको अनुदान प्रदान करती है। और जब अनुदान प्रदान करने की दृष्टि से जो योजनाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा शासन की तरफ से कि ये अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था है या बहुसंख्यक वर्ग की, सबको समानता की दृष्टिकोण से अधिकार के रूप में देखा जाएगा। अब तीसरी चीज इसमें नई बात जुड़ी है, शिक्षा का अधिकार। अर्थात संविधान के मूल संविधान में ही हमें शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, लेकिन इसको और विस्तृत करते हुए संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा इस अधिनियम की धारा 21A को जोड़ते हुए लिखा है, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हटा लिया गया है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, पहले 2009 से केवल ये एक नीति निर्देशक तत्व की योजनाओं के अंतर्गत चलता था, लेकिन अब इसे 2009 के बाद में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, जिससे प्रत्येक नागरिक को शिक्षा सुलभ हो सकती है। नीति निर्देशक तत्वों से हटाने के बाद इसमें प्रावधान किया गया है कि इस नए प्रावधान के अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से सुकृत तरीके से प्रदान करनी होगी। इसी में यह भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। अर्थात ये जो 2009 में नया निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कानून बना है, इसमें सरकार के ऊपर भी ये बाध्यता है कि वो अपने राज्य में निवास करने वाले बालकों को पढ़ाए, निःशुल्क पढ़ाए। साथ ही उसके माता पिता को भी ये दायित्व दिया गया है कि ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बालकों को विद्यालय भेजे। अगर इस प्रकार से नहीं करता है, चाहे अभिभावक हो चाहे शासन हो, तो दोनों ही वो शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और वो एक उसको वैधानिक चुनौती का अवसर दिया जा सकता है। इसी प्रकार से छठा जो मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है या संविधान निर्माताओं ने दिया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो इस छठे मौलिक अधिकार के लिए कहा गया है कि ये इन संविधान की आत्मा है। और वो कौन सा है? तो छठा मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 32 में इसको परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से है? यद्यपि संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यदि इनकी उचित क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। और इसका जो अभिप्राय है वो है नागरिकों के अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की वह शरण ले सकता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि यदि ये जो पहले के 5 मौलिक अधिकार है, अगर किसी प्रकार से इन अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है या इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आम नागरिक इनकी अनुपालना के लिए क्या करे, इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करे? तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। किस अधिकार के तहत? इस छठे अधिकार के अंतर्गत। अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है
तो वो संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया को अपना सकता है, क्योंकि यह भी उसका एक मौलिक अधिकार है और वो न्यायपालिका से न्याय प्राप्त कर सकता है। और इसको अधिक परिभाषित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद 32 का महत्व यह है कि मुझसे कोई ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद को छोड़कर किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। ये तो संविधान की हृदय व आत्मा है। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में भी ये बात स्पष्ट की थी कि ये जो मौलिक अधिकार है उन सब में अगर कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है तो वो ये छठा अधिकार है, जिसके द्वारा हम न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की अनुपालना सुनिश्चित करवा सकते हैं। और इसी अधिकार के अंतर्गत न्यायपालिका को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि जिसके अंतर्गत वो अपने 5 प्रकार के आदेश जारी करके इन मौलिक अधिकारों को अनुपालना करवा सकता है। तो वो 5 कौन कौन से विशेषाधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस दिशा में आदेश जारी कर सकते हैं, तो वो निम्न प्रकार के ये 5 आदेश हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो इस आदेश के अंतर्गत व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और इसके द्वारा न्यायालय संबंधित अधिकारी को ये आदेश देते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सुनिश्चित समय व सुनिश्चित स्थान पर निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करे, जिससे न्यायालय ये जान सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से। अगर किसी बंदी बनाने का कारण अवैध होता है तो न्यायालय तत्काल इसे मुक्त करने का आदेश जारी कर सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को अनुचित तरीके से कोई व्यक्ति अगर अपने कब्जे में रखता है तो न्यायालय उसे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश उस व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। किसी को आप बिना न्यायालय की अनुमति के अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकते। दूसरा आदेश है परमादेश। इस आदेश के अंतर्गत न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है, यदि कोई अधिकारी जो उसका दायित्व है या जो उसका कार्य है और उस कार्य को करने में वो नाकाम रहता है या उसकी अनदेखी करता है और जिसके कारण से आम नागरिकों को परेशानी होती है, तो आम नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में उस अधिकारी को पाबंद करने के लिए वाद दायर कर सकते हैं और न्यायालय इस आदेश के अंतर्गत उसे पाबंद भी कर सकता है। और तीसरा है प्रतिषेध लेख। ये आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करते हैं और निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई नहीं करे क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो प्रतिषेध का तात्पर्य यह है कि कभी कभी अधीनस्थ जो न्यायालय है या निचली जो अदालतें हैं वह ऐसे मामलों की सुनवाई भी करना प्रारंभ कर देते हैं जो मामले उनके अधिकार क्षेत्र के नहीं होते हैं। तो ऐसी दिशा में सर्वोच्च न्यायालय या उस राज्य का उच्च न्यायालय उस अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी करके उक्त प्रकरण की कार्रवाई
नहीं सुनने के लिए पाबंद कर सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। और चौथा जो लेख है वो है उत्प्रेषण लेख, और उस उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत इस आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जा सकता है, और जिससे कि वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करे और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की अनुपालना की जा सके। इसे उत्प्रेरण का सरल भाषा में उद्देश्य यह है कि कई बार किसी विवाद को निम्न न्यायालय में सुना जा रहा है और किसी पक्षकार को लगता है कि इस न्यायालय में इसकी सुनवाई ठीक प्रकार से नहीं हो सकती, तो वह उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में करने के लिए वाद दायर कर सकता है। और उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि वास्तव में ये विषय इतना गंभीर है जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में संभव नहीं हो सकता, तो वह उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी करके उस वाद को अपने अधीन लेने के लिए निर्णय जारी कर सकता है, और वो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये 4 प्रमुख लेख हैं, और 5वां लेख और है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक कि वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। सरल भाषा में इसको अपन समझें तो कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी या कोई व्यक्ति की किसी पद पर नियुक्ति हो जाती है या उसका गलत तरीके से निर्वाचन हो जाता है, जबकि उस पद के लिए निर्धारित योग्यता उसके पास होती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध न्यायालय ये आदेश जारी कर सकता है कि आप बिना उचित मापदंड के इस पद पर स्थापित हो गए हैं, इसलिए आप अपना संतोषजनक जवाब न्यायालय को प्रस्तुत करें और तब तक आप इस पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने के योग्य नहीं माने गए हैं। अर्थात वर्तमान में जब तक आपका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब न्यायालय को नहीं मिलता तब तक आप इस पद का उपयोग नहीं करेंगे, आपका पद रिक्त माना जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ये 5 प्रकार के विशेषाधिकार के आदेश जारी करके भारत में न्यायिक प्रणाली को एक व्यवस्थित तरीके से बना करके भारत के संविधान की व्यवस्थाओं को अक्षुण्ण रखने में कारगर सिद्ध हो रहा है। इस आधार पर नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा होती है और नागरिकों का जीवन सुखमय और सुरक्षित बनाने में ये मूल अधिकार और न्यायपालिका एक महती भूमिका भारत के अंदर निभा रही है, जो हम सब उससे बखूबी परिचित भी